Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the second part of the topic of who may testify and the competency of witnesses. In the previous two lectures, we have discussed what is the competency of witness, who may testify to be a witness, a person who understands the question put to him and they give the rational answer. That person is competent to testify. जो सवाल समझ सक रहा है, सही जवाब दे पा रहा है, वो competent है, एज मैटर नहीं करती है. उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने डीफ एंड डम, जो बोल नहीं पाता, गूंगा, जो बहरा है, उसकी विटनेस को किस तरीके से रिलीवेंट माना जाएगा वो डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम हु में टेस्टिफाई का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो है वो एविडेंस पे बेस्ड है एंड द कोर्ट ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो पर्सन है उसको केस के बारे में कहां से पता चला है. As Bentham said, witnesses are the eyes and ears of justice. Without witnesses, the matter cannot be decided. Witness के बगैर मैटर डिसाइड नहीं हो सकता और इसीलिए बेंथम का कहना ऐसा है कि विटनेसेस क्या है, आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस, क्योंकि विटनेस के थ्रू ही मैजिस्ट्रेट या कोर्ट देखता है घटना को और विटनेस के थ्रू ही सुनता है. द कोर्ट गिव्स फाइंडिंग बेस्ड ऑन द एविडेंस गिवन बाय विटनेसेस. जो विटनेसेस एविडेंस देंगे उसके बेस पे ही कोर्ट क्या करता है, उसके कोर्ट के फाइंडिंग्स आते हैं. और इसीलिए सेक्शन 124 में हु मे टेस्टिफाई, ऐसा पर्सन जो सवाल को समझ पा रहा है और जवाब को दे पा रहा है सही तरीके से, वो कॉम्पिटेंट है. अब हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. पिछले दो लेक्चर में हमने सेक्शन 124 125 डिस्कस किया. अब इस लेक्चर में हम सेक्शन 126 डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, और आगे का सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सेक्शन 126 डील्स विद competency of husband and wife as a witness in certain cases. So what is the competency of husband and wife as a witness in a certain cases, we will discuss in this particular section. देखिए, in all civil proceeding the parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be a competent witness. So if there is a civil proceeding, then the parties to the suit, plaintiff and defendant, and their husband and wife are a competent witness. अगर फॉर एग्जांपल पार्टी टू द सूट हस्बैंड है तो उसकी वाइफ उस सूट में कॉम्पिटेंट विटनेस होगी, और पार्टीज टू द सूट अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड उस पर्टिकुलर केस में कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा. तो सिविल प्रोसीडिंग में क्या है, जो पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टीज टू द सूट शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस. तो पार्टीज टू द सूट और उनके हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाएंगे उस केस में. सब क्लॉज 2 डील्स विद in criminal proceeding against any person, the husband or wife of such person respectively shall be a competent witness. But in criminal cases, against any person, the husband and wife of such person respectively shall be a competent witness. So in criminal proceeding against any person, the husband or wife of such person, जिस पर्सन के अगेंस्ट में केस चल रहा उसका अगर वो फीमेल है तो उसका हस्बैंड, या मेल है तो उसकी वाइफ, ये उसके अगेंस्ट में कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकती है. अगर एक पर्सन का अपने वाइफ के अगेंस्ट में केस चल रहा है तो वाइफ उसके अगेंस्ट में क्या हो सकती है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकती है. हस्बैंड के अगेंस्ट में वाइफ का केस चल रहा है तो वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में और हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट में कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है सेक्शन 126 के हिसाब से. मतलब जैसा कि 498 का केस करती है वाइफ अपने हस्बैंड पे, तो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में क्या होगी, कॉम्पिटेंट विटनेस मानी जाएगी. वो ये सेक्शन 126 कहता है. वैसा ही हस्बैंड अगर अपने वाइफ के अगेंस्ट में कोई केस करता है तो हस्बैंड अपने वाइफ के अगेंस्ट में कॉम्पिटेंट विटनेस होगा. देखिए, अब सेक्शन 127 है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स. नो जज और मैजिस्ट्रेट शाल except upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as such judge or magistrate. So no magistrate or no judge shall be question on his own conduct in that particular court or judicial proceeding. तो बात ध्यान में रखिए कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट वो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो उसका कंडक्ट था वो कंडक्ट से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता
क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। कब तक? एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। अगर हमको कोर्ट को उसके कंडक्ट के बारे में या मैजिस्ट्रेट को उसके कंडक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन करना है तो हमको उसके सुपीरियर कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। अगर सुपीरियर कोर्ट ने अगर परमिट किया तभी हम मैजिस्ट्रेट या जज को उसके कंडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई ऑर्डर पास करता है कोई मैजिस्ट्रेट, तो हम उसके कंडक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, उसके कंडक्ट से रिलेटेड उसको कंपेल नहीं कर सकते आंसर देने के लिए। उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, आप जवाब दो। अगर ऐसा करना है तो हमको सुपीरियर कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। अगर सुपीरियर कोर्ट अगर अलाउ करता है तभी उसको कंपेल किया जा सकता है आंसर देने के लिए, अदरवाइज नॉट। ये सेक्शन 126। और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मैजिस्ट्रेट, और उसको एज ए मैजिस्ट्रेट कुछ चीजें जो पता चलती है वो कहां से पता चली, इससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट को एक आधी इंफॉर्मेशन आई तो मैजिस्ट्रेट को यह नहीं पूछा जा सकता कि इंफॉर्मेशन तुमको कहां से मिली। मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता आंसर देने के लिए। मैजिस्ट्रेट उसका आंसर देने के लिए बाध्य नहीं रहेगा, समझ रहे हो। देन बट ही मे बी एग्जामाइंड एज टू द अदर मैटर विच ऑकर्ड इन हिज प्रेजेंस whilst he was so acting, but he is acting as a magistrate and in his presence if any wrongful act has been committed relating to that wrongful act he may be called as a witness। अगर उसके सामने कोई wrongful act होता है मैजिस्ट्रेट के जुडिशियल प्रोसीडिंग में तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर किया जा सकता है और मैजिस्ट्रेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात ध्यान में रखिए कि मैजिस्ट्रेट के कंडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन कहां से मिली इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उससे रिलेटेड मैजिस्ट्रेट को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको विटनेस बनाया जा सकता है। देखिए एग्जांपल एक, John on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by the magistrate। अब यहां पर जॉन का कंटेंशन क्या था कि मैजिस्ट्रेट ने जो मेरा डिपोजिशन लिया, मैजिस्ट्रेट ने जो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया वो इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड किया। मतलब यहां पर मैजिस्ट्रेट के कंडक्ट को उसने चैलेंज किया। उसका कहना क्या था कि जो मैजिस्ट्रेट ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जो मेरा डिपोजिशन रिकॉर्ड किया वो इम्प्रॉपर था, प्रॉपर नहीं था। मतलब कंडक्ट को यहां पर चैलेंज किया गया। लेकिन द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर एज टू दिस एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट। हमने ऑलरेडी सब क्लॉज 1 में डिस्कस किया कि मैजिस्ट्रेट के कंडक्ट से रिलेटेड उसको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता आंसर देने के लिए। अब यहां पर मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं कर सकते कि तुमने प्रॉपर लिया कि इम्प्रॉपर लिया आंसर दो, नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर के बाद ही ऐसा उससे क्वेश्चन किया जा सकता, अदरवाइज नॉट। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड रिलेटिंग टू हिज कंडक्ट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, जॉन इज अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। जॉन पे एक्यूजेशन क्या है कि उसने कोर्ट के सामने झूठी गवाही दिया, false accusation, false evidence before a magistrate. The magistrate cannot be asked what John said except upon the special order of a superior court। अब यहां पर देखिए accused है कि उसने ये कोर्ट के सामने झूठी गवाही दिया। अब जिस कोर्ट के सामने, जिस मैजिस्ट्रेट के सामने उसने झूठी गवाही दिया, उस मैजिस्ट्रेट को यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि उसने क्या झूठी गवाही दिया। समझ रहे हो, क्या झूठी गवाही दिया, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट। जब तक स्पेशल ऑर्डर सुपीरियर कोर्ट का नहीं आएगा तब तक उससे यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता मैजिस्ट्रेट से कि उसने झूठी गवाही के जो चार्जेस लगे तो झूठी गवाही क्या दिया उसने। समझ रहे हो, तो ये सेकंड एग्जांपल था, नहीं पूछा जा सकता ऐसा क्वेश्चन। लेकिन थर्ड एग्जांपल देखिए, जॉन इज अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर whilst on his trial before a session judge। In this particular example there is accusation against the John that he has committed the offense of attempt to murder in front of the magistrate while the judicial proceeding was going on। समझ रहे हो, यहां पर जॉन पे चार्जेस क्या है कि जब जॉन पे केस चल रहा था तो उसने एक पुलिस ऑफिसर के जानलेवा हमला किया उस प्रोसीडिंग के दौरान। अब ये मैजिस्ट्रेट के सामने हुई चीज है,
मैजिस्ट्रेट के सामने अटेम्प्ट किया जॉन ने एक पुलिस ऑफिसर को मारने का। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट में बी एग्जामाइंड एज टू व्हाट ऑकर्ड। अब यहां पर मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस एग्जामाइन किया जा सकता है कि तुम्हारे सामने क्या हुआ। समझ रहे हो? मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई एक्ट होता है तो उससे रिलेटेड मैजिस्ट्रेट को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के कंडक्ट के बारे में उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ना ही मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन किसने दिया इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो ये था सेक्शन 126 और 127 जो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।